तो आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए हैं? एक पर्सनल इंसिडेंट ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं बहुत रिसर्च करूँ स्किन केयर पे। हो क्या रहा है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, पर जब कोई सॉलिड इश्यू होता है स्किन पे तो वो आप एक प्रोडक्ट लेके उसे सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया था आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे? आई हैड अ डेटा साइंस करियर जो कि उनके हिसाब से आई शुड प्रोबेबली कंटिन्यू विद। ब्यूटी का मार्केट देखा जाए तो कितना बड़ा मार्केट बोलते हैं इसको? करंटली अगर आप देखो तो करीब $2.5 बिलियन का मार्केट है। अभी आप कितना कमा रहे हो? अभी जो मैं कमा रही हूँ वो तो ग्लोबल कंपनीज और इंडियन कंपनीज के प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है? फेयर एंड लवली फॉर एग्जांपल उनका फोकस है फेयरनेस, वाइटनिंग ऑफ द स्किन। मेरी स्किन टोन कभी वाइट नहीं हो सकती। तो आपको भी क्या समाज ने क्रिटिसाइज किया क्या बचपन में? जब मैं भी छोटी थी, एक था कि गोरी स्किन ही ब्यूटीफुल स्किन है, एक नोशन था। तो आपने किसी पे टेस्ट किया क्या? मतलब आपने कैसे बनाया प्रोडक्ट, कैसे बनाया? रिसर्च फॉर 2-3 इयर्स, पर उसके बाद अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो आपको क्या लगता है कि जितने भी बड़े ब्रांड्स है वो इनकी हेल्प नहीं लेते होंगे? प्रियंका जी, वेलकम टू द एमएचएस स्टार्टअप शो। क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत सुपर। तो आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री? सो ब्यूटी इंडस्ट्री ऑलवेज इंटरेस्टेड मी। मैं करियर वाइज डेटा साइंस में थी, फिनटेक में थी 10-11 साल तक, पर एक पर्सनल इंसिडेंट ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं बहुत रिसर्च करूँ स्किन केयर पे। आई थिंक कुछ 4 साल पहले बहुत ही हेल्थ कंडीशंस की वजह से या एनवायरनमेंट की वजह से बहुत सारे स्किन कंसर्न्स होने लगे मुझे, एक्नी मार्क्स, पिगमेंटेशन। और मैंने मार्केट के कई प्रोडक्ट्स ट्राई किए, ओवर द काउंटर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। अल्टीमेटली होता ये था कि या तो कोई इशू रिजॉल्व पूरी तरह नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ रिजॉल्व हो रहा है बट कुछ साइड इफेक्ट हो जा रहा है क्योंकि मैंने कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग यूज़ कर लिया। सोल्यूशन निकला जब मैं कोई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी स्किन पे मैं इतने स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स यूज़ कर ही नहीं सकती हूँ, या फिर किसी तरह से जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ वो इफेक्टिव नहीं है। मेरी स्किन टाइप के लिए मुझे कस्टमाइज्ड सोल्यूशन यूज़ करना चाहिए। एंड उसके बाद जब मैंने उनका प्रिस्क्रिप्शन लिया और वो तब मेरे स्किन इश्यूज रिजॉल्व हुए। तो ये मेरे को सोचने पे मजबूर कर दिया इसने कि हो क्या रहा है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, पर जब कोई सॉलिड इश्यू होता है स्किन पे तो वो आप एक प्रोडक्ट लेके उसे सॉल्व नहीं कर सकते हो। आपको बहुत ही अपने स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज़ करने होंगे, तब जाके वो इश्यूज रिजॉल्व होंगे। तो ये सोच के ये इस पे रिसर्च करते करते ये समझ आया कि इंडिया में इंडियन स्किन के लिए प्रोडक्ट्स नहीं बने हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो शायद कॉकेशियन स्किन पे बने हो, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इंटरनेशनली, और वो इंडिया में प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। या तो फिर आजकल हम कोरियन ब्यूटी से काफ़ी इन्फ्लुएंस है, तो हम उनके स्किन केयर रूटीन्स को फॉलो कर रहे हैं, उनके ब्रांड्स को इंडिया में ला रहे हैं। पर ऐसे बहुत कम ब्रांड्स हैं जो इंडिया में इंडियन स्किन पे फॉर्मुलेट कर रहे हो, उन पे टेस्ट कर रहे हो। एंड ये एक अपॉर्चुनिटी लगी, एंड इसी वजह से फिर रोआ स्किन केयर की शुरुआत हुई। तो आपने किसी पे टेस्ट किया क्या? मतलब आपने कैसे बनाया प्रोडक्ट, कैसे बनाया? हम ओरिजिनली तो देयर वाज रिसर्च फॉर 2-3 इयर्स, पर उसके बाद अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट बहुत ही दे आर एजुकेटेड, उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस होती है उनको प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेट करने में, तो उनके साथ आप बैठ के डिस्कस करते हो, आप बहुत सारी चीज़ों पे फाइनलाइज करते हो। फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो, उनके साथ बात करते हो। अल्टीमेटली क्योंकि हमें इंडियन स्किन के लिए प्रोडक्ट्स बनाना है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि डर्मेटोलॉजिस्ट की ओपिनियन ली जाए कि किस तरह के स्किन टाइप के लिए क्या यूज़ करना चाहिए। और ये करते करते बहुत सारे आइट्रेशंस के बाद फिर वी कम अप विद आवर प्रोडक्ट्स। तो आपको क्या लगता है कि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो इनकी हेल्प नहीं लेते होंगे? बिल्कुल लेते होंगे। आई थिंक बड़े ब्रांड्स हो या छोटे ब्रांड्स हो, दे वुड गो टू कॉस्मेटोलॉजिस्ट या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट। होता ये है कि लेकिन उनका फोकस, फॉर एग्जांपल अगर आप बोलो कि हमें सबको एज अ कंज्यूमर दे वांट कि हमको कोरियन ग्लास स्किन चाहिए, तो उसके लिए यू हैव टू यूज़ 10-12 प्रोडक्ट का स्किन केयर रूटीन। कुछ नहीं तो भी बहुत ज़्यादा ही ऑयल बेस्ड या फिर बहुत ज़्यादा ही इंटेंस टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे, तो आप उसके लिए फॉर्मुलेट करोगे। पर आप क्या ये इस चीज़ पे फोकस कर रहे हो कि हमारा जो बैरियर है उसमें ज़्यादा ऑयल सिक्रीशन टेंडेंसीज हैं, या फिर हमारा बैरियर के एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से हमें बैरियर प्रोटेक्टिंग इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं प्रोडक्ट्स में। ये एक फोकस की बात है, एंड वो आई थिंक कहीं ना कहीं बाकी ब्रांड्स में इतना नहीं है। बट अभी जितने भी D2C ब्रांड्स आ रहे हैं नए, तो सारे लोग यही कमिट कर रहे हैं जो आप कमिट कर रहे हो, तो व्हाट इज द डिफरेंस? अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स
बहुत ही बैरियर प्रोटेक्टिंग इंग्रेडिएंट से बने हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे सीरम्स हैं, ऑलमोस्ट सभी सीरम्स में वी हैव ट्राइड टू एंश्योर कि हम ग्लिसरीन एज अ बेस यूज़ करें, जो कि प्रूवन है बैरियर प्रोटेक्शन के लिए. फॉर एग्जांपल हम हर प्रोडक्ट में ये कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेमेशन को कम करने वाले इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ हो, भले ही वो प्रोडक्ट्स पिगमेंटेशन के लिए हो. दैट डजंट मीन कि हम उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स नहीं डालेंगे अपने प्रोडक्ट्स में, बिकॉज हमारी स्किन को उसकी ज़रूरत है. तो ये एक खास फोकस है जो हमारे प्रोडक्ट्स में है, एंड उसी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स इंडियन स्किन पे उनके इश्यूज पे इफेक्टिव होंगे एंड एट द सेम टाइम पिगमेंटेशन, इन्फ्लेमेशन जैसी चीज़ों को रोकेंगे. तो ग्लोबल कंपनीज और इंडियन कंपनीज के प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ डिपेंड्स ग्लोबली हम किस कंपनी को रेफर करें. जैसे मान लो आज फेयर एंड लवली इज ग्लोबल. फेयर एंड लवली खैर अब तो मतलब इंडिया में प्रोड्यूस होती है बहुत सालों से, इंडियन मार्केट पे भी टेस्टेड है. तो बट फेयर एंड लवली फॉर एग्जांपल उनका फोकस है फेयरनेस, वाइटनिंग ऑफ द स्किन. अब समझ लीजिए मेरा स्किन टोन है, मेरा स्किन टोन एक वीटिश टू मे बी स्लाइटली डार्कर स्किन टोन है. उसके कंपैरिजन में मेरी स्किन टोन कभी वाइट नहीं हो सकती, पर ये मतलब नहीं है कि मेरी स्किन इवन नहीं हो सकती, इवन टोन नहीं हो सकती. मेरी स्किन हो सकती है इवन टोन, हेल्दी हो सकती है, ग्लोइंग हो सकती है. एंड ये सब पे फेयर एंड लवली का फोकस नहीं है. फेयर एंड लवली का फोकस है कि वो वाइट कराए स्किन को, जो कि आप सोच के देखिए क्या वो हो सकता है? नहीं हो सकता. पर क्यों बनाते हैं जब उनको भी पता है कि नहीं हो सकती वाइट स्किन? आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट में ना जब मैं भी छोटी थी या मैं ग्रो अप हो रही थी, एंड तब एक था कि गोरी स्किन ही ब्यूटीफुल स्किन है, एक नोशन था, जो कि आई एम सो ग्लैड कि अब ऐसा नहीं है वो नोशन, क्योंकि गोरी स्किन ब्यूटीफुल नहीं है, हेल्दी स्किन ब्यूटीफुल है. एंड वो फोकस माइंडसेट हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में भी चेंज हो रहा है. एंड उसी वजह से आई थिंक नाउअडेज आपके आजकल के जो ब्रांड्स देखोगे वो उनका फोकस कहीं ना कहीं है हेल्दी स्किन पर, फेयर स्किन पर नहीं. बट आपको क्या लगता है इतने सारे D2C ब्रांड अभी राइट नाउ क्यों आ रहे हैं मार्केट में? क्या मार्केट में डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है या फिर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं? आई थिंक इसके कई कारण हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन गैप था पहले, जो अब नहीं है. अब आजकल के कस्टमर्स जेन ज़ी या मिलेनियल ले लो, बहुत नॉलेजेबल है. उनको वो खुद रिसर्च करते हैं कि मेरी स्किन के लिए क्या सूटेबल है, मुझे किस तरह का प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए. वो खुद रिसर्च करते हैं किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले. एंड इस वजह से अगर उनके लिए कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑफरिंग होती है तो वो मोर देन इंटरेस्टेड हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को ट्राई करने के लिए. एंड इसी वजह से आई थिंक इंडियन D2C ब्रांड्स को एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू टारगेट ये न्यू एज जेन ज़ी मिलेनियल कस्टमर्स ऑफ इंडिया. बट जैसे आपका भी प्रोडक्ट ओवर द काउंटर मिलता है, आपने बोला कि आप डेटा साइंस में आपने काफ़ी सालों तक जॉब किया, फिर आपके साथ एक प्रॉब्लम आया, फिर आपने ओवर द काउंटर जाके देखा, तो क्या आपका प्रोडक्ट भी ओवर द काउंटर मिलता है? एंड लोगों को फिर प्रॉब्लम भी आ सकता है ना कि मेरे को ये ओवर द काउंटर प्रोडक्ट मिला है एंड मेरी स्किन जो है वो सही से वर्कआउट नहीं कर रही है. बिल्कुल. आई थिंक इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, फॉर एग्जांपल एक है आपको कोई इशू है, उस इशू को आपको रिजॉल्व करना है. से समझ लीजिए देयर इज 25 ईयर ओल्ड जिनको एक्ने का इशू है. अब एक्ने का इशू सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ कोई स्ट्रॉन्ग एक्ने रिजॉल्विंग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो ये हो सकता है कि आपका थोड़े टाइम के लिए एक्ने चला गया, पर आपके स्किन के बैरियर को डिसरप्ट कर दिया उस प्रोडक्ट ने, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग था. या फिर आपको पोस्ट एक्ने मार्क्स आ गए, बिकॉज एक्ने तो चला गया बट देयर आर मार्क्स. अब ये सब इश्यूज हो सकते हैं नॉर्मली अगर आप कोई भी रैंडम प्रोडक्ट उठाते हैं, पर व्हाट वी ट्राई टू एंश्योर इज़ कि हमारा हर प्रोडक्ट बैरियर सेफ होगा. अगर हमारा हर प्रोडक्ट ये इंश्योर करेगा कि आपकी इन्फ्लेमेशन कम से कम हो, डार्क स्पॉट्स कम से कम हो, पिगमेंटेशन कम से कम हो, एंड एट द सेम टाइम जो आपका एक्ने जो एक मेन इशू है वो रिजॉल्व करे. तो उस हिसाब से इंडियन स्किन के लिए ये बहुत सूटेबल प्रोडक्ट्स हैं. एंड दिस इज आवर प्राइमरी गोल हियर कि हम इशू सॉल्व करने के साथ साथ एक बहुत ही होलसम प्रोडक्ट प्रोवाइड करें. तो जब आप अर्ली डेज में जब आपने स्टार्ट किया था, वैसे कब स्टार्ट किया था आपने, कौन से ईयर में इसको? हम लोग ने सेल स्टार्ट करा था जून 2023 में. 2023 में स्टार्ट किया था? यस, सेल्स. बट इसके पहले 2 साल आप शायद यस जी बिल्कुल हम लोग रिसर्च कर रहे थे. जी बिल्कुल हम लोग 2021 से रिसर्च कर रहे थे. मेरे इनफैक्ट पर्सनली मेरे स्किन कंसर्न्स जो कि 2021 से बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, तभी से ये एक आइडिया आया एंड हमने इस पे काम करना शुरू किया. बट अल्टीमेटली हमने जब फाइनली रियलाइज़ करा कि इस पे मार्केट है और इसकी नीड है, तब हमने कंपनी रजिस्टर करी 2022
अराउंड अक्टूबर में. और 2 साल में आपको कैसे मोटिवेटेड कैसे रहे आप 2 साल तक? थिंग इज स्किन केयर एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट हो गया है मेरी लाइफ के लिए. क्योंकि होता ये था बचपन से ही यू लर्न समथिंग. दिस इज अ लिटिल कंट्रोवर्शियल टू से, बट बचपन से आप ये सुनते आ रहे हो कि फेयर स्किन इज ब्यूटी. एंड कहीं ना कहीं इफ योर डस्की स्किन लाइक मी, तो आपको ये इफेक्ट करता है मेंटली. आप हमेशा इस पे सोचते रहते हो, आप हमेशा देखते रहते हो कि ये क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्या मैं इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ. ये एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ बन गया एक तरह से. एंड इसीलिए जब एक मेजर सेटबैक आया मेरे स्किन में कि अब अचानक से ऐसे इश्यूज क्यों आ रहे हैं, तब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया मेरी लाइफ का ये. एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू तो स्किन केयर. आपको भी क्या समाज ने क्रिटिसाइज किया क्या बचपन में कि यार डस्की स्किन है, या फिर आपको ऐसा लगा, या फिर घर वालों ने बोला था? देखिए ऐसा है कि क्रिटिसाइज तो अब फैमिली है, दे लव यू, आपको क्रिटिसाइज कोई नहीं करेगा. पर कहीं ना कहीं आप सुनते हो लोगों को, आप उनकी बातें सुनते हो, और कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि फेयर स्किन इज द मोर प्रेफर्ड स्किन टोन. तो वो एक रोल तो प्ले करता ही है मानसिक. आज भी एग्जिस्ट कर रहा है क्या, पर टियर 1 टियर 2 टियर 1 सिटी में करता है? आई थिंक कहीं ना कहीं तो ये करता है. अगर आप कई मूवीज़ में देख लीजिए, या फिर अ लॉट ऑफ, आई थिंक बहुत सारा माइंडसेट चेंज हो भी रहा है, पर टाइम लगेगा. एक पूरी सोसाइटी को बदलने में तो टाइम लगता है. तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए आपने स्टार्टिंग में जब आप रिसर्च कर रहे थे? तो क्या क्या चैलेंजेस आपको बोला कि किसी ने कि नहीं करना चाहिए ये? हम आई थिंक बात ये ऐसी है कि शुरू में जितने भी मेंटर्स से हमने बात करी, या फिर जो भी लोग कंज्यूमर ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड हैं, उनसे हमने बात करी, तो ये समझ आया कि देर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर द इंडियन मार्केट. पर ऑल्सो कंपटीशन बहुत है, और काफ़ी इंटिमिडेटिंग लगता है जब आप बड़े बड़े ब्रांड्स को देखते हो जो कि बहुत सालों से इंडिया में केटर कर रहे हैं. एंड टू गो एंड से कि भाई अब हम उस फोरफ्रंट में जाएंगे, हम उधर जाके खड़े होंगे, उनसे compete करेंगे, एक बहुत ही डॉन्टिंग बात लगती है शुरू में. पर बिकॉज हमारा गोल ये था कि हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हमको क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने हैं मार्केट को, एंड ग्रेजुअली दैट विल गिव अस आवर ड्यू अटेंशन. एंड उसी अप्रोच को लेके हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी तो भी. अपनी बात को कैसे रख रहे हो आप ऑडियंस के सामने, कैसे रख रहे हो कि यार ये प्रोडक्ट सही है, ये प्रोडक्ट अच्छा है? आई थिंक हम लोग सबसे पहले तो अपने कस्टमर्स को ये बताते हैं कि ये टेस्टेड ऑन इंडियन स्किन है. कितने लोगों पे? हमारा हर प्रोडक्ट इजीली 50 to 100 लोगों पे टेस्ट होता है बिफोर वी इवन लॉन्च इट. एंड उसके बाद हम कंटिन्यूसली फीडबैक लेते रहते हैं सैम्पल कस्टमर्स पे. तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है हमारे लिए. कोई एनवायरमेंट फैक्टर भी ऐसा है कि नहीं आप एनवायरमेंट को हार्म नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ फैक्टर डालते हो आप इसमें? बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक आज के ज़माने में हर नए ब्रांड को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो क्रूएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स बनाए, एनिमल टेस्टिंग ना करे, और जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो हार्मफुल ना हो. आई थिंक कहीं ना कहीं एज अ ब्रांड विच यूजेस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, हमको ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि हम भले ही केमिकल फॉर्मुलेशंस यूज़ करते हैं, बट दे आर गुड केमिकल फॉर्मुलेशंस प्रूवन टू बी इफेक्टिव. इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हैं, या हम पैराबेन्स लेते हैं या सल्फेट्स लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. हम बहुत ही क्लीन और इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं. बीइंग ए वुमेन एंटरप्रेन्योर आपको चैलेंजेस, बिकॉज मैं इतने सारे इंटरव्यू लेता हूँ तो 10 में से 2 वुमेन्स विल बी ऑन दिस सीट. तो आपको कोई चैलेंज फेस होता है क्या इंडस्ट्री में? आई थिंक इंडस्ट्री लकीली ब्यूटी एंड पर्सनल केयर एक बहुत ही वुमेन फ्रेंडली इंडस्ट्री रही है. बट ओवरऑल फॉर बिजनेस आई थिंक एक इफेक्ट तो रहता ही है, बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर मार्केटिंग टीम्स, या फिर आप अपने कस्टमर्स से बात करते हैं एज अ वुमन इन दिस इंडस्ट्री, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर मोर वेलकमिंग, दे आर मोर ऑनरिंग दैट वे. पर ओवरऑल इट्स डिफ़िकल्ट एज अ वुमन, बिकॉज आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है. आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अच्छा मे बी दिस इज़ अ हॉबी, मे बी दिस इज़ लाइक अ साइड हसल, मे बी दिस इज़ लाइक अ वे टू किल योर टाइम. बट ऐसा नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है, एक बहुत ही डेडिकेटेड एफर्ट है हमारा टू मेक दिस बिजनेस. बट आपको क्या लगता है वीसीज के पास जाते हो, इनके पास जाते हो, तो क्या बायसनेस फील होती है आपको थोड़ी? फ्रैंकली आई थिंक पर्सनल केयर एज एन इंडस्ट्री, इसमें मुझे इतना नहीं लगा है. थोड़ा बहुत
ऑफ कोर्स VCs में रिजेक्शंस होते हैं, इट्स हार्ड टू से कि यू नो इट्स बिकॉज आप वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं इसलिए हो रहे हैं, या फिर आपकी पर्सनल केयर इंडस्ट्री है उसके लिए हो रहा है. आई थिंक होते नहीं है शायद. जी बिल्कुल, इट्स हार्ड टू से दैट. हाँ. बट हाँ, एक एज अ वुमन आई थिंक इट्स सेफ टू से कि हाँ थोड़ा बायस तो होता ही है. इट इज़ देयर इन द एनवायरनमेंट, बट आवर वर्क इज टू कीप वर्किंग एंड ब्रेकिंग दोज ग्लास बैरियर्स. बट वो स्टिल है, आप मानते हो कि भैया कि आप टियर 1 सिटी में भी हो तो भी ये स्टिल इट्स देयर. It's there. Frankly, it hasn't affected me so much, but थोड़ा बहुत तो होता ही है. तो एक बात बताओ कि कस्टमर को कैसे पता चले कि यार यही राइट प्रोडक्ट है मेरे लिए जो मेरे को चूज़ करना चाहिए, वो कैसे पता लगाएगा? आई थिंक बात ऐसी है कि आप इन प्रोडक्ट्स को लेके, जैसे कि मैंने कहा आज के कस्टमर्स इंग्रेडिएंट्स पे फोकस करता है, तो हमारी पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट अवेलेबल है ऑन द प्रोडक्ट ऑन आवर वेबसाइट. हम सारे क्लेम्स अपने साइट पे हमारे प्रोडक्ट्स पे दिखाते हैं, विच टेल्स देम कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट में ये है, ये मेरी स्किन पे ऐसा इफेक्ट करेगा. दे आर डर्माटोलॉजिकली रिकमेंडेड. वी हैव ऑल दी सर्टिफिकेट्स ऑफ एनालिसिस, ऑल द टेस्टिंग रिजल्ट्स विच आर पब्लिश्ड ऑन द साइट. तो ये देख के कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस आता है कि ये प्रोडक्ट उनके लिए सूटेबल है. नहीं, बट ये मतलब मेरे सवाल ये है कि कस्टमर को कैसे पता है कि यही राइट प्रोडक्ट है, बिकॉज सेम इंग्रेडिएंट का कोई दूसरा प्रोडक्ट भी होगा. राइट. तो वो कैसे करेगा? जैसे अपन दवाई लेने जाते हैं एक मेडिसिन स्टोर पे, तो वो तो अपन को एक मेडिसिन वाला वो दे देता है कि यार ये ब्रांड की दवाई है, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कंपोजिशन सेम है. फिर अपने दिमाग में आता है कि यार ये ब्रांड बहुत मजबूत है तो इसको ले लेते हैं. जी कहीं ना कहीं आई थिंक देयर आर टू थिंग्स टू दिस. एक है कि हमारा अगर आप कोई सैलिसिलिक एसिड सीरम लेते हैं फॉर एग्जांपल, उसमें भी हमारा फॉर्मुलेशन काफ़ी यूनिक है. जैसे मैंने कहा कि हमारा ग्लिसरीन बेस्ड सैलिसिलिक एसिड है जो कि बहुत कम है मार्केट में, तो दैट मेक्स अ स्टैंड आउट. हम लोग ये भी बता देते हैं अपने कस्टमर्स कि एक्ने प्रोडक्ट है बट ये बैरियर सपोर्टिंग प्रोडक्ट है, तो दैट बिकम्स लाइक अ यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन फॉर आवर कस्टमर. पिगमेंटेशन फॉर एग्जाम्पल, हम लोग आई थिंक हमारा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इस पिगमेंटेशन को कम करना, एंड जो कि बहुत बड़ी नीड है इंडिया में. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 80% लोगों को किसी न किसी प्रकार की स्किन कलर हेट्रोजेनिटी है, यानी मेलाज्मा, डार्क स्पॉट्स, स्किन डार्कनिंग, किसी तरह का स्मॉल पैचेस ऑफ टोन डिफरेंस. ये करीब 80% लोगों को है अकॉर्डिंग टू इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी. तो अगर ऐसे में अगर आपको कोई प्रोडक्ट है, एक नॉर्मल सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट है वर्सेस सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट विच विल ऑल्सो कॉम्बैट माई पिगमेंटेशन, तो ये एक बेटर ऑफरिंग हो जाता है. एंड आई थिंक ये एक खास कारण है हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स को यूज बट करें. इसमें क्या कोई आपने कोई अलग से फॉर्मुलेशन किया है या खुद से कोई फॉर्मुलेशन बनाया है कि यार ऐसा होगा, ये डालने से ये प्रोडक्ट नया बना हुआ है? जी बिल्कुल. फॉर एग्जांपल हमारे प्रोडक्ट्स में वी हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे. जैसे वी हैव ग्लिसरीन तो है, लाइक आई सेड इट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. देयर आर अ लॉट ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स हर फॉर्मुलेशन में, देयर आर ऑल लिस्टेड ऑन द प्रोडक्ट. देयर आर अ लॉट ऑफ एंटी पिगमेंटेशन इंग्रेडिएंट्स जो हमने हमारे फॉर्मुलेशन में डाले हैं, which are all again displayed on the product. Right. आपको क्या लगता है कोरियन जो स्किन केयर है वो क्यों इंडिया में इतना क्यों प्रेफर किया जा रहा है अभी? आई थिंक जब हम कोरियन स्किन को देखते हैं, किसी भी सेलिब्रिटी या कोरियन पर्सन को देखते हैं, उनकी स्किन हमें बहुत अच्छी लगती है. वो एक ग्लास स्किन होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत शाइनी होती है. बट द डिफरेंस है उनकी स्किन इनहेरेंटली वैसी है. उनकी स्किन इनहेरेंटली प्रोन टू यू नो हैविंग हाई हाइड्रेशन है, और उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा अगर आप हाइड्रेट करते हो तो वो ग्लास स्किन इफेक्ट करता है. इसीलिए वो देख के हम वो एक फाइनल रिजल्ट को देख के हम कोरियन स्किन केयर को अपनाते हैं. पर क्या वो सेम इफेक्ट हमारी स्किन पे आएगा? ऐसा नहीं है. हमारी स्किन अलग है, वी आर प्रोन टू मोर ऑयल सिक्रीशन. तो अगर हम उनकी तरह 7-8 स्किन केयर रूटीन करते हैं तो हमारी स्किन में ब्रेकआउट्स हो सकते हैं. तो दिस इज आई थिंक द की इन्फॉर्मेशन जो हमें ध्यान में रखनी होगी. बट लोग कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि नहीं यार ये ऐसा होगा नहीं. जी बिल्कुल. अगर आपकी कॉम्पिटिटर की बात करें तो कॉम्पिटिटर से आप कैसे बेहतर है? आई थिंक देर आर फ्यू ब्रांड जो जिनसे हम काफ़ी लुकअप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिनिमलिस्ट फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही अच्छा उम्दा ब्रांड है, जो कि बहुत ही क्लीन आइडियोलॉजी है उनकी, बहुत ही क्लियर मैसेजिंग है उनकी, विच वी लुक अप टू. बट एट द सेम टाइम कंपेयर टू देम वी आर अगेन हमारे हर फॉर्मुलेशन में वी आर वेरी फोकस्ड ऑन द इंडियन स्किन टाइप. टू गिव यू अ लिटिल मोर डिटेल, हमारे इंडियन स्किन में
बड़े मिलानोसाइट्स होते हैं कंपेयर टू एनी अदर स्किन टाइप, एनी अदर वाइटर स्किन टाइप। तो बड़े मिलानोसाइट से ज़्यादा सिक्रीशन ऑफ मेलानिन होता है, तो वी आर मोर प्रोन टू हाइपरपिगमेंटेशन। तो अगर हम एक बहुत ही अच्छा एक्ने प्रोडक्ट बनाए या बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग प्रोडक्ट बनाए, एट द सेम टाइम इफ वी कैन कॉम्बैट दिस इशू ऑफ हाइपरपिगमेंटेशन, देन दैट इज एन एडेड बेनिफिट वी गेट। तो दैट्स हाउ हमारे प्रोडक्ट्स आर अ लिटिल इंडियन स्किन ओरिएंटेड कंपेयर टू अदर्स। अभी कितना बड़ा मार्केट है एक्चुअली ब्यूटी का मार्केट देखा जाए तो कितना बड़ा मार्केट बोलते हैं इसको? आई थिंक स्किन केयर का करंटली अगर आप देखो तो करीब $2.5 बिलियन का मार्केट है एज ऑफ टुडे, 2.5 to 3 बिलियन, एंड ये हर साल ग्रो हो रहा है। आई थिंक देयर इज अ CAGR ऑफ 4 to 5%। तो ये एक ग्रोइंग मार्केट अपॉर्चुनिटी है, एंड इंडिया में एज द इनकम्स इंक्रीज तो एक नया पूल ऑफ कस्टमर्स हैं जो कि बहुत ही कस्टमाइज सॉल्यूशंस को लुक देखने की कोशिश कर रहा है। तो एक ये ग्रोइंग मार्केट तो अपॉर्चुनिटी। आपके कस्टमर कहाँ बेस्ड है? Tier 1, Tier 2, 3? आई थिंक मोर और लेस करंटली हमारे Tier 1 कस्टमर्स हैं, बट Tier 2 में भी हम बहुत देख रहे हैं कि हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। ऑल्दो Tier 2 में इट इज़ मोर फ्रेगमेंटेड, कि वी कांट से कि उतना ही बड़ा कॉन्सेंट्रेशन है Tier 2 में, बट अब हम Tier 2 में भी काफ़ी कस्टमर्स देख रहे हैं। और रिपीट यूजर्स आपके कितने हैं, कैसे हैं? क्लियरली अभी हमारा 30 to 35% रिपीट रेट तो है, बट ऑफकोर्स क्योंकि हम मार्केट में केवल 14 महीनों से रहे हैं, वी एक्सपेक्ट दैट दिस नंबर वुड इंक्रीज ओवर टाइम। और क्या मिशन विजन है आपके कंपनी का? हम एक ऐसा फुल फ्लेज स्किन केयर ब्रांड बनना चाहते हैं जो कि इंडियन स्किन की हर इशू को सॉल्व कर सके। एक जेनरिक सोल्यूशन के बदले एक कस्टमाइज हर स्किन टाइप के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। और क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको बताएंगे एक बार आप अच्छे से? जो बिल्कुल अभी हमारे 2 सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर ऑफरिंग्स हैं जो कि फोकस नहीं है, बट दे आर मोर स्किन हेल्दी इंग्रेडिएंट बेस्ड, तो कि एनहांसिंग प्रोडक्ट्स हैं। और हमारे 4 इशू फोकस सीरम्स हैं। देयर इज वन कॉल्ड एक्ने क्लीन विच इज एन एक्ने सपोर्टिंग प्रोडक्ट। देयर इज ब्राइट विच इज फॉर पिगमेंटेशन, इट्स अ विटामिन C प्लस एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट serum. Then there is ageless which is an anti-aging serum, and there is glow which is a glow enhancing serum. आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया था आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे? I think luckily my family has been supportive, even though कि I've had a data science career जो कि उनके हिसाब से I should probably continue with, पर they are very supportive. I do have a co-founder who has been in a business family, so that way it is very good. My family has also a few other people who are in business, तो उनके हिसाब से it is a तो good. जब आप जॉब कर रहे थे जब ज़्यादा अच्छा था या फिर अभी ज़्यादा अच्छा है? I think being a founder is the most gruesome role ever. इससे तो ये मैं समझ चुकी हूँ, पर बहुत ही रिवॉर्डिंग भी है। एंड इस वजह से मेरे लिए पर्सनली किसी भी रोल में एज लॉन्ग एज आई सी चैलेंज, तो वो चैलेंज मुझे बहुत ड्राइव करता है, एंड उस वजह से आई थिंक एज अ फाउंडर मुझे ये बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग लगता है। ऐसा बोला जाता है कि जब आप जॉब कर रहे हो तो थोड़ा ठीक पैसा कमा लेते हो, बट आप जब फाउंडर बनते हो तो थोड़ा पैसा कम कमाते हो। तो जब आपने जॉब छोड़ी, जब आपकी कितनी सैलरी थी और अभी आप कितना कमा रहे हो? लास्ट पे पैकेज इज 1.25 crores, एंड अभी जो मैं कमा रही हूँ वो तो हार्डली एनीथिंग है। पर मैं क्योंकि मैं ज़्यादा सैलरी विड्रॉ नहीं करती हूँ, पर दैट्स फाइन बाय मी, बिकॉज हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं एक बहुत बड़ा ब्रांड क्रिएट करने की, एंड इसमें ऑब्वियसली चैलेंजेस हैं और टाइम कंज्यूमिंग भी है। और 1 करोड़ की जॉब छोड़ के एंड बिजनेस स्टार्ट करना, इट्स मतलब डेफिनेटली ये डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगा, पर एक बार जब आपको एक चीज़ ड्राइव करने लगती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए स्किन केयर में एक ब्रांड बनाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन बन गया मेरे लिए, बिकॉज ऑफ माई पर्सनल लाइफ इंसिडेंट्स, एंड देन इट बिकेम एन ईजी डिसीजन। तो इंडिया में आप काफ़ी चीज़ें चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। एज ए वुमन एंटरप्रेन्योर एक सॉलिड कोटेशन आपकी तरफ से? आई थिंक ड्रीम बिग, ड्रीम हाई। एक जो एक इमेजिनरी ग्लास सीलिंग है जो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इतनी हमारी लिमिट है, ऐसा कुछ है नहीं। जब आप करने लगोगे तो समझ आएगा कि आप हर उस स्टेज को अचीव कर सकते हैं जितना आप ड्रीम कर सकते हैं। तो शुरू में अपने आप को लिमिट ना करें, ड्रीम बिग। तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि 1 करोड़ का पैकेज आपने छोड़ा तो कितना इन्वेस्टमेंट आपने अपने ब्रांड के लिए लगाया, मतलब स्टार्टिंग में? हम
हमने हमारे ब्रांड में अभी तक हम कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है। 50 लाख के इन्वेस्टमेंट से हमने स्टार्ट करा है और हम बहुत ही कॉस्ट कॉन्शियस कंपनी रहे हैं अभी तक, बिकॉज एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी के लिए बहुत एक एक रुपया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक हमने 50 लाख इन्वेस्ट करा है एंड होपफुली दैट इज़ इट हैज़ गिवन अस ग्रोथ और हम आगे भी ग्रो करेंगे टिल वी रेज मनी फ्रॉम अच्छा, एक इन्वेस्टर्स। लास्ट क्वेश्चन और, अगर किसी को 1 करोड़ का पैकेज चाहिए तो कैसे पहुंचे यहाँ इस जर्नी तक, वो जर्नी बता दीजिए एक बार आप। जी बिल्कुल। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने आप को अपस्किल करना। एक मार्केट में हर समय देर आर फ्यू स्किल्स जो बहुत वैल्यूबल होती है। डेटा साइंस एंड फिनटेक, जिस दौरान मैं इस फील्ड में थी, बहुत ही वैल्यूबल स्किल सेट प्रोवाइड करता था एंड वो स्किल सेट पे फोकस करने से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ आ सकती है। आप बहुत अच्छे हाई पेइंग जॉब्स को आप सीख कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल एज वी गो ऑन, रोज़ एक नए टाइप की स्किल इंपॉर्टेंट स्किल बन जाती है और अगर आप अपने आप को उस स्किल पे ट्रेन कर सकते हो तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो सकती हैं। आई थिंक दैट्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। आइडेंटिफाई द हाई सेलिंग स्किल और उसमें अपने आप को अपस्किल तो कीजिए। क्या मतलब थोड़ा और एलिब्रेट करोगे इसको, डेटा साइंस पे क्या करते थे आप? फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्लोबल फिनटेक कंपनी के लिए फ्रॉड मैनेजमेंट करती थी। फ्रॉड मैनेजमेंट। जी। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल फिनटेक कंपनीज ग्लोबली बहुत फ्रॉड प्रोन है क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन कार्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं और जैसे इंडिया में हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं प्रोटेक्शन की, ऑनलाइन फ्रॉड प्रोटेक्शन की, जैसे आप कोई ट्रांजैक्शन बिना OTP के कर ही नहीं सकते हो। ग्लोबली ऐसा नहीं है, ऐसे सिस्टम्स प्लेस में नहीं है, तो अ लॉट ऑफ कार्ड फ्रॉड्स हैपन। आपका कार्ड चोरी हो गया एंड उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में यूज़ कर लिया, कई तरह के फ्रॉड हो सकते हैं। तो उसमें इम्पॉर्टेंट है फॉर एनी फिनटेक कंपनी कि आप ऐसे फ्रॉड पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो। बहुत सारा डेटा क्रंचिंग होता है, डेटा एनालिसिस होता है, आप आइडेंटिफाई करते हो कि इस पैटर्न से फ्रॉड्स हो रहे हैं, आप उसको प्रीएम्प्ट करके रोकते हो। तो एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी रोल है ये, क्योंकि आप जब अगर किसी को समझ लीजिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्रॉड हो सकता है एंड ये रोकने के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है खुद से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिनटेक में। बट इंडिया में भी तो इतने फ्रॉड हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए भी काफ़ी डेटा साइंटिस्ट होते होंगे। जी बिल्कुल। Company- इंडिया में एक्चुअली इंडिया में फ्रॉड से ज़्यादा स्कैम्स बहुत हो रहे हैं। से फॉर एग्जांपल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, सिस्टम डज नॉट अलाउ कि ज़्यादा फ्रॉड हो सके, बट होता ये है कि लोग कहीं ना कहीं एक वर्क अराउंड निकाल लेते हैं। फ़ोन पे आपको बोलेंगे कि किसी और चीज़ के लिए OTP है एंड उसके थ्रू आपको समहाउ बहका के लोग स्कैम कर लेते हैं एंड उसके लिए भी कई सिस्टम्स हैं। फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ गेमिंग कंपनीज इन इंडिया या फिनटेक कंपनीज इन इंडिया इसके लिए बहुत सारे सिस्टम्स डिप्लॉय करते हैं ताकि स्कैम्स कम हो, बट अभी भी इंडिया में स्कैम्स काफ़ी हैं। स्कैम्स, एक तो आप बोलोगे कि इंडिया में स्कैम होते हैं और वहाँ Fraud होते हैं। वहाँ फ्रॉड होते हैं, दोनों में डिफरेंस एक बार बताओगे? फॉर एग्जाम्पल अब्रॉड किसी ने आपका कार्ड स्वाइप कर लिया, अब उस कार्ड से वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। हो ये रहा है कि वो कार्ड आप उनके पास आपका कार्ड है तो दे आर डूइंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, या फिर समहाउ आपके कार्ड की डिटेल्स है। इसमें सिस्टम हार्ड, आपने ये देखा होगा कहीं भी आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, आपने पहला ट्रांजैक्शन करा अब्रॉड, आपके HDFC बैंक या कोटक बैंक ने कॉल किया आपको कि सर ये आप ही हैं क्या, आप ही ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ये हर बार मुमकिन नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि ये ट्रांजैक्शन गो थ्रू हो जाते हैं एंड देन उसके बाद मनी हैज़ बीन मूव्ड, फ्रॉड तो हो गया। इंडिया में हाउएवर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई आप बैंगलोर में है लेकिन आप दिल्ली में आपका कार्ड यूज़ हो रहा है ट्रांजैक्शन के लिए, दे कैन नॉट डू इट, OTP चाहिए उनको। तो ये एक सिस्टम बेस्ड फ्रॉड नहीं हो सकता है, सिस्टम बहुत रोकने की कोशिश करता है। पर ये हो सकता है कि कोई आपको कॉल करे और बोले कि सर आपको ये OTP देना है, ये इस काम के लिए है, पर वो OTP वो ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो एक तरह से ह्यूमन माइंड को मैनिपुलेट करके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो स्कैम्स होते हैं। ओके, तो मतलब आप बोल रहे हो ग्लोबल ये स्कैम्स नहीं होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं? होते तो स्कैम्स भी हैं ग्लोबली, बट फ्रॉड्स ज़्यादा होते हैं। फ्रॉड ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे ऐसा सिस्टम इन प्लेस नहीं है? कई सिस्टम होता ये है कि हर कंट्री का अपना रेगुलेशन होता है एंड अगर आप उस रेगुलेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए इतना, हर कंट्री ने 3DS मैंडेटरी नहीं करा हुआ है, हर कंट्री ने ये मैंडेटरी नहीं किया है कि OTP देना ही पड़ेगा ट्रांजैक्शन के लिए।
तो ऐसे कई फिर लूप होल्स मिल जाते हैं फ्रॉडस्टर्स को ट्रांजैक्ट करने के लिए। बट ऑलरेडी पता है गवर्नमेंट्स को सबको, तो भी ये लोग इतना सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते। ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है एक्चुअली टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि फॉर एग्जांपल इंडिया प्राइमरीली एक बैंक मार्केट रहा है हिस्टोरिकली, ग्लोबली कार्ड मार्केट रहा है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। देयर इज वीज़ा, मास्टर कार्ड, उनके रेल्स होते हैं, देन देयर आर कार्ड कंपनीज, देयर आर बैंक्स। अब उन सभी प्लेयर्स के साथ मिलके आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इंडिया में द गुड थिंग दैट हैपेंड वाज, हम बहुत जैसे जैसे हम एक डिजिटल कंट्री बनते गए वैसे वैसे सिस्टम्स बनते गए एंड वो हैंड इन हैंड गया, तो इट बिकेम अ लिटिल ईजियर एंड एक बहुत ही अच्छा कॉल था टू मेक इट अ डिजिटल इकोनॉमी, सो दैट वे इट इज़ a better situation for us in terms of fintech infrastructure. नाइस, थैंक यू प्रियंका जी। मतलब ये तो ब्यूटी से भी ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिल गया एक की जॉब के थ्रू। Okay, हाँ, थैंक यू सो मच। no problem. Thank you so much for having me. दिस इज अ ग्रेट कन्वर्सेशन फॉर फ्रॉड स्कैम वाला। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you for having me.